श्री अकाल जी, मैं राहुल ढींगरा। नमस्कार किसान साथियों, मैं नीरज कुमार। जैसा कि हमने आपसे पिछली बार वायदा किया था कि हम एक नई वेब सीरीज शुरू करने जा रहे हैं F2DF की चौपाल। इस F2DF चौपाल के माध्यम से हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो आज हमारे किसान के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे आप जैसे भाइयों के लिए जरूरी हैं, बेहद खास हैं। बायस न्यूज कवरेज से दूर, बायस और क्लटर न्यूज से दूर फैक्ट्स आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि आपको किसी भी मुद्दे का सही विवरण दे सके। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात है किसान आंदोलन की, जो अभी खत्म हुआ है। तो राहुल जी मुझे बताइएगा, जैसे कि अभी तो किसान आंदोलन खत्म हुआ है, जैसे हमारी बात हो रही थी उससे पहले, थोड़ी देर पहले, जब आपने बताया था किसान आंदोलन 150 सालों से चलते आ रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर बात करें तो आधुनिक भारत की जो नींव है वो किसान आंदोलन के ऊपर टिकी रही है हमेशा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीरज भाई। वर्तमान में आधुनिक, जिसे हम आजकल सब भारत कहते हैं, किसान आंदोलन की शुरुआत 1859 में हुई थी, आज से लगभग 150 साल पहले। मैं आपके माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, मैं आपको याद दिला दूं, 1857 में भारत की आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, मंगल पांडे जी की अगुवाई में जी, और उनके साथियों की। वो अलग बात है कि अंग्रेजों ने उसे बलपूर्वक दबा दिया था। उसके 2 साल बाद किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई शुरू करी थी। वो किसान आंदोलन का पहला भाग था, जो आज के आजाद भारत की नींव पड़ती है, जिससे उसके बाद आप आगे चलते जाएं हमारे। वो आंदोलन कैसा था, मतलब वो बताइए तो एक बार हमारे साथियों को। किसान आंदोलन जो था वो किसान अपराइजिंग थी, वो फार्मर अपराइजिंग थी, वो ग्रास रूट के नीचे के तबके का एक विद्रोह था अंग्रेज सरकार के खिलाफ, तानाशाह सरकार के खिलाफ। और वहां से नींव पड़ी भारत की आजादी के स्वतंत्रता संग्राम की। उसके बाद जितने भी आंदोलन हुए हैं वो किसानों ने ही शुरू किए हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी और बापू बनने का जो महात्मा गांधी ने सफर तय किया है, वो किसान आंदोलन पे ही सवार होकर किया है। किसानों ने ही उनको ये नाम दिया था कहीं ना कहीं। बिल्कुल। उसके बाद जितने आंदोलन हुए हैं, नमक आंदोलन हुआ है, असहयोग आंदोलन हुआ है, खिलाफत आंदोलन हुए थे, ये सारे के सारे आंदोलन इसलिए सफल हो पाए। और मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज भारत आजाद है तो इसलिए है कि उसमें किसान आंदोलन की ताकत थी। इस देश में कोई भी आंदोलन किसानों के बिना सफल नहीं हो पाया है। और बात वहां खत्म नहीं हो जाती है नीरज भाई। 1947 के बाद सब लोगों को लगा था कि चलो अब आंदोलन समाप्त करते हैं, देश आजाद हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान उस वक्त दोबारा से एक नए आंदोलन की तैयारी में कर रहा था, एक नई फसल के लिए तैयारी कर रहा था। हम और आप सब जानते हैं कि रात को जब एक बार किसान खेत में पानी लगा के आता है तो सुबह सबसे जल्दी उठ के दोबारा जाता है मेड़ में पानी बदलने के लिए, खेत बदलने के लिए। फसल कटती है तो लोगों को लगता है कि चलो एक लड़ाई संपन्न हो गई, फसल आ गई है। किसान नई फसल की तैयारी कर देता है। कुछ ऐसा ही हमारे देश के किसान भी करते आए हैं। 47 में देश आजाद हुआ, सबको लगा चलो सब खत्म हो गए, तो किसान एक दूसरी क्रांति की तरफ लग गए। देश का आजाद देश का, हिंदुस्तान का पेट पालना। तो उस वक्त शायद 20, 25, 30 करोड़ लोग हुआ करते थे, आज 130 करोड़ लोग हैं। 35 करोड़ जब हमारा देश आजाद होता तो 35 करोड़ की जनसंख्या थी हमारे देश की। बिल्कुल ठीक बात है। उस टाइम उनके साथ में जिम्मेदारी थी कि अब देश का पेट पालना है, देश अपने पैरों पे खड़ा करना है। आपको याद होगा 1960-62 के दशक में हम देश ने 2 बैक टू बैक लड़ाइयां लड़ी थी, 1962 में चीन से और 1965 में पाकिस्तान से। हमारे प्रधानमंत्री सेकंड प्रधानमंत्री होते थे और किसानों के लिए सबसे फ्रेंडली प्रधानमंत्री थे पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। क्यों दिया था, उसके पीछे भी एक किसान आंदोलन की जड़ थी। ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था उस वक्त दुनिया में। हिंदुस्तान में अनाज की कमी थी और हम लोगों को लड़ाई के टाइम पे साधन कम हो गए थे, बाहर से अनाज नहीं मिल पा रहा था। अमेरिका से हमने अनाज मंगाने की कोशिश करी तो वो इतने जानवरों को खाने वाला वो लाल अनाज उन्होंने भेजा था। उसके बाद पंडित जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। बहुत दूरदर्शी प्रधानमंत्री थे, वो जानते थे कि उनको पता था कि एक किसान और एक जवान के कंधे पर चढ़कर ही देश तरक्की कर सकता है। मुझे याद है उस वक्त खाने के सामान की, अन्न की इतनी कमी थी कि एक टाइम भूखा रहने का, एक टाइम उपवास का वो दिया था। उन्होंने दिया था, वो नारा दिया था। लोगों ने एक टाइम भूखा रहना शुरू किया था। तो उस टाइम किसानों ने कमर कसी थी कि इस कृषि प्रधान देश में किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। और वहां से ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और आज हम 130 करोड़ तक पहुंच गए। हमें कभी खाने की कमी नहीं हुई। फिर भी किसान वहां नहीं रुका। 1970 के दशक में फिर एक व्हाइट रेवोल्यूशन, दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति जिसे हम कहते हैं, वो आए। इस कृषि प्रधान देश में हमने अपनी दूध और दूध से बनी चीजों को अपने पैरों पर खड़ा किया, अपनी रूरल इकोनॉमी को चलाया, अपनी माताओं बहनों को इस कोऑपरेटिव मूवमेंट में शामिल किया। और उसके बाद लोगों को लगा कि चलो किसान का अब आंदोलन खत्म हो गया है। किसान आंदोलन खत्म नहीं करता है, किसान तो शुरू करता है, किसान तो उसको आगे बढ़ाता है। लोगों को लगता है कि स्ट्रगल खत्म हो गया, पर मुझे लगता है किसान तो दिन रात स्ट्रगल करता ही रहता है।
उसके बाद हम कट करके आजकल की नई जनरेशन के टाइम पे आए हैं, आपकी और मेरी जनरेशन है, आईटी रेवोल्यूशन वाली, केपीओ बीपीओ वाली। आज हमने स्क्रॉलिंग बैंगलोर और गुड़गांव में आईटी इंडस्ट्री लगी देखी है, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि आईटी हब गुड़गांव जो है, ये हमारे खेतों के किसानों की जमीन पे खड़ा है। हाँ बिल्कुल। उस टाइम वॉलंटरी किसानों ने अपनी जमीन छोड़ी, देश की प्रगति के लिए अपना खेत छोड़ा, अपनी माँ जिसे हम जमीन को कहते हैं, किसानों ने समझा कि देश की प्रगति के लिए आज यहाँ इंडस्ट्री लगनी जरूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, और वो छोड़ा विदाउट एनी लिटिगेशन और किसी चीजों के। आज वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री खड़ी है। कट करके नई सदी में आ गए, कोरोना आया, लोग ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, इस देश से उस देश जा रहे हैं, मोबाइल पे सब कुछ एकदम हाथों में कनेक्ट हो गया है, और एक छोटे से कोरोना ने लोगों के घरों में बंद कर दिया। एक देश से दूसरे देश तो जाना छोड़िए, आप अपने शहर में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। लेकिन उस टाइम पे भी किसानों ने इतना भरपूर उपज और पैदावार कर रखी थी कि कोई भूखा नहीं मरा। आज की सरकारें, आज के पॉलिटिशियंस, मैं नाम नहीं लूंगा, चाहे वो सेंटर है या स्टेट है, सब लोग दावा करते हैं कि जी 80 करोड़ लोगों को हमने 1 साल तक मुफ्त राशन बांटा है। कोई उनसे पूछे कि क्या किचन गार्डन में पैदा किया था? ये किसान की मेहनत और हिम्मत और जज्बा था कि उसने 130 करोड़ लोगों के लिए इतना राशन, इतनी भरपूर पैदावार कर रखी थी। हमारी एपीएमसी में, हमारी एफसीआई में या हमारे सरकारी गोदामों में इतना अनाज था कि हम उसको इस लेवल तक ले आए और 80 करोड़ लोगों को 1 साल तक राशन बांटा गया। कोरोना एक दुखद घटना थी, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है मेडिकल नेग्लिजेंसी पे या मेडिकल रीजंस पे, लेकिन आप और मैं दावे के साथ कह सकते हैं कि उस टाइम पर भी 130 करोड़ लोगों में कोई आदमी भूखा नहीं मरा है। किसानों ने ये सुनिश्चित कर दिया था कि कोई भूखा नहीं मरेगा। 2019-20 में और 20-21 वाली जो दौर है आजकल, जिस दौर में हम बैठे हैं, सारी इंडस्ट्रीज ठप हो गई हैं। उसके बावजूद भी कृषि एक ऐसी चीज है, किसान एक ऐसी चीज है जिन्होंने इस पहिए को, इकोनॉमी को रुकने नहीं दिया है। आज भी हमारी पैदावार साल में सबसे ज्यादा है, आज भी कृषि की पैदावार साल में सबसे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आज जो इकोनॉमी घूम रही है, रूरल इकोनॉमी की वजह से घूम रही है। आज जो देश वापस बाउंस बैक करके 8% और 11% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात कर रहा है, वो इसलिए घूम रहा है कि किसानों ने इस इकोनॉमी को चला। अच्छा राहुल जी, एक बात आएगा हमारे किसान साथियों को, हमें एक बात उससे अवगत कराइएगा कि जो अभी किसान आंदोलन हुआ था ना, उसके पीछे क्या कारण थे, क्या रीजन था कि ये आंदोलन इतना बड़ा रूप ले गया? देखिए, बैकग्राउंड छोटी सी 3 कृषि कानूनों के बारे में है, जिसे हमारे भाई किसान भाई काले कानून कह रहे थे जी। 3 कानून थे, जिसमें यह था कि किसान अपनी फसल को एपीएमसी की मंडियों से बाहर ले जाके भी दूसरे स्टेट में विदाउट टैक्स बेच सकते हैं, उनको इजाजत है। दूसरा ये था कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सीधा किसानों से फसल ले सकते हैं, बेच सकते हैं जी। और तीसरा ये था कि कुछ चीजों को डिसेंट्रलाइज, डीरेगुलाइज किया गया था, खाद, तेल, तिलहन, प्याज वगैरह को, ताकि उसका भंडारण भी किया जा सकता है, स्टोरेज भी की जा सकती है और बेचा भी जा सकता है अपनी मर्जी से, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से जी। ये 3 कानून थे जिसके खिलाफ हमारे भाईबंद खड़े हुए थे। अच्छा राहुल जी, एक बात है, जैसे कि अभी आपने बताया, हमें एक्सप्लेन किया कि किसान बाहर मंडी में बेच सकता है, किसान भंडारण कर सकता है, और जब शायद दाम बढ़े तब बेच सकता है। तो इसमें जो विरोध के कारण क्या थे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसान जो साथी थे वो विरोध क्यों कर रहे थे, वो बताइए एक बार, वो एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे साथियों को, ताकि हम हमारी बात पहुंचा सकें उन तक। देखिए नीरज भाई और साथियों, दर्शकों से भी मैं ये बताना चाहता हूँ, किसानी 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का काम नहीं है, ये साल दर साल जीवन भर होने वाला काम है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर, आपको भविष्य की तरफ देखना पड़ेगा। हाँ, किसानों को ये ऊपर छूट दी गई थी कि वो अपनी मंडी में इससे बाहर ले जाके सामान बेच सकते हैं, या वो किसी कॉर्पोरेट के साथ सौदा करके अपनी फसल डायरेक्ट कॉर्पोरेट्स को बेच सकते हैं, या वो स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात इतनी सी नहीं है, इसके दूरगामी प्रभाव हैं, इसके दुष्प्रभाव भी हैं, जैसा कि हमारे किसान भाई कह रहे थे, और उनको समझना पड़ेगा। आप ये समझिए कि आज एक नई कॉर्पोरेट आई है और वो 10 रुपए, एक एग्जांपल देके मैं आपको एक उदाहरण से बता रहा हूँ कि कोई चीज 10 रुपए पे एपीएमसी में या मंडी पे एमएसपी पे बिक रही है और वो कॉर्पोरेट उसको 11 रुपए पे बेचेगी, तो बहुत छोटे और गरीब किसान हैं या मझोले किसान हैं, वो उसको मुनाफे पे बाहर बेचने की कोशिश करेंगे। ये लगातार साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल होगा। इन 3 साल में जब कोई एपीएमसी में या मंडियों में नहीं जाएगा, तो हमारे आड़ती भाई या जो एपीएमसी वाली मंडियां हैं वो रिडंडेंट हो जाएंगी। चौथे, 5वें, 6वें साल या 7वें साल कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसा कोई कृषि कानून नहीं है, या ऐसा कोई अभी तक हमारे पास वो पैरामीटर नहीं आया कि हम उनको ये कह सकें कि आप उस भाव को जारी रखिए। 4 साल बाद अगर मंडियां बंद कराने के बाद कॉर्पोरेट वापस उस 10 रुपए की चीज को 5 रुपए पे ले आया, तो हमारे किसान भाइयों के पास कहीं जाने लायक बात नहीं रह जाएगी। बिल्कुल, जो वर्ग था वो तो खत्म हो चुका है, क्योंकि ये तो व्यापारी वर्ग है, प्राइवेट सेक्टर है, अपना मुनाफा देखता है, मुनाफाखोरी करता है। दूसरी चीज आई थी कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, सेम वही बात है
आज बड़ी कंपनियां आई, उन्होंने किसानों से बात कर ली कि हम आपको ये देंगे, आप इस तरह का पेस्टिसाइड मत डालिए, हम आपकी सारी फसल उठा, और उसमें एक प्रावधान था कि उस फसल की न्यूट्रल जांच कराएंगे और हम उसके पैसे दे देंगे। हाँ। अब इस न्यूट्रल जांच पे कोई क्लैरिटी नहीं थी कि वो क्या पैरामीटर्स हैं, किस तरह का पैरामीटर्स है, कि उसमें क्या मॉइस्चर है और कैसे है। अगर कल को फसल पूरी होने के बाद, फसल कटने के बाद किसान के खेत में फसल कटी खड़ी है और कंपनी ने कह दिया कि ये फसल उस तरह की नहीं है, मैं नहीं लेता, तो किसान के पास कोई विकल्प नहीं बच रहा था कि वो उस फसल का क्या करेगा। तीसरी जो सबसे अहम बात है, और जो मुझसे बाहर भी कई लोगों ने पूछा है, कि अगर हम किसान को स्टोरेज की अनुमति दे रहे हैं, हाँ। कि वो अपनी फसल को रख सकता है, फूड ग्रेन्स को या प्याज को अपने पास स्टोर कर सकता है और बाद में बेच सकता है, तो ये तो अच्छी बात है, जब भाव बढ़ेगा किसान बेच देगा। बात सिर्फ इतनी सीमित नहीं है, अगर किसान स्टोर कर सकता है तो प्राइवेट प्लेयर भी स्टोर कर सकता है। हाँ। किसान के पास लिमिटेड छोटी जगह है, सीमित जगह है, बड़े लोगों के पास बड़े गोदाम है, कोल्ड स्टोरेज हाँ। है। आज प्राइवेट प्लेयर आकर, और एक प्याज का ही उदाहरण देता हूं मैं आपको, कि वो इतना प्याज स्टॉक कर ले अगले 2-3 साल में कि चौथे साल की फसल के बराबर उसके पास प्याज पड़ा है और उसको वो मार्केट में रिलीज कर ले और खरीदना बंद कर दे, तो किसान अपनी उपज कहां ले जाएगा? हाँ एग्जैक्टली, मतलब कि उनके पास ऑलरेडी इतनी उपज होगी कि दोबारा किसान आज स्टोरेज को हमने ब्लैक लिस्ट कर रखा है कि ऐसे ब्लैक में आप स्टोर नहीं कर सकते हो, लेकिन कल को प्राइवेट प्लेयर्स उसको स्टोर करके और भाव अपने हिसाब से मंडी चलाने की कोशिश करेगा, तो किसान फिर वहीं आके खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इंटेंशन अच्छी हो, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, सरकार की मंशा पे नहीं जा रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि जो सेफ गार्ड्स या जो फिल्टर्स उसमें चेक पॉइंट्स जो डालने चाहिए थे, वो डाले भी नहीं गए हैं और ठीक से कम्युनिकेट भी नहीं किया गया। तो मेरे हिसाब से यही 3 मेन रीजन थे जिनकी वजह से किसानों ने इन कृषि कानूनों का विरोध किया। जी अच्छा, एक बात रहेगा, ठीक है, ये बात थी कि कृषि कानून का विरोध किया गया, लेकिन देखने में आया है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान ज्यादा हैं जो विरोध कर रहे हैं। इसका क्या रीजन रहा था, वो बताइए एक बार। बहुत ही ऐतिहासिक रीजन है और बहुत ही जेन्युइन रीजन है। मैं आपको वापस ले जाता हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ। जी। देश में अनाज का संकट था, खाद्य पदार्थों का जी हाँ, संकट 1965 में जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उस टाइम पे सरकार ने सब्सिडाइज रेट पे हरियाणा, पंजाब, यूपी में ट्यूबवेल्स लगवाए, लोगों को जैविक खेती की तरफ बढ़ाया और अलग अलग तरह के नए तरह के बीज दिए, और वहां से जो पैदावार थी उसको एपीएमसी के थ्रू या एफसीआई के थ्रू खरीदना शुरू किया, ताकि बाकी देश में जहां जहां कुपोषण है, जहां जहां गरीबी भुखमरी है, वहां पर कंट्रोल रेट पे, आपको याद होगा सरकारी राशन की दुकानों के थ्रू या गरीबों को जो स्कीम चलती है उनके थ्रू राशन बांटा जा सके। तो वहां से ये प्रथा शुरू हुई कि हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान अपना ज्यादातर फसल का हिस्सा दिया करते थे। अब मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से इसी प्रॉब्लम को समझाता हूँ कि अगर देश में 100 किलो अनाज है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सिर्फ 10 किलो ही है जो एपीएमसी मंडियों द्वारा खरीदा जाता है, बाकी 90 किलो जो है ओपन मार्केट में बिकता है। तो सब कहेंगे कि इसमें विरोध का विषय क्या है? विरोध के विषय के लिए आपको वापस स्टेट वाइज बाइफरकेशन पे आना पड़ेगा, हरियाणा, पंजाब और यूपी पे। जी। यहाँ पर टोटल किसान जितना भी पैदावार करते हैं उसका 90% एपीएमसी में जाता है और 10% ओपन मार्केट में आता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हरियाणा, पंजाब और यूपी के अलावा जितने किसान जितनी फसल बोते हैं उसका सिर्फ 10% खरीद में देते हैं, एमएसपी पे देते हैं, सरकार को देते हैं, बाकी 90% मार्केट में देते हैं। तो उनकी मार्केट ऑलरेडी चल रही है। लेकिन देश में पीडीएस के जरिए या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो राशन गरीबों में बांटा जा रहा है, जो अनाज बांटा जा रहा है, वो सारा हरियाणा, पंजाब, यूपी से खरीदा जा रहा है। और यहाँ पे 90% किसान उसी योजना में दे रहे हैं। और अगर ये बंद हो गया, ये एपीएमसी बंद हो गई या इस पे कोई खतरा आया, तो इन 3 स्टेट्स का, जिसको कि हम विश्व की सबसे फर्टाइल लैंड भी कहते हैं, उनके किसानों के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। इसीलिए जो किसान आंदोलन की तेजी आज हमने हरियाणा, पंजाब और यूपी में देखी है, वो देश के बाकी हिस्सों में नहीं देखी गई। अच्छा एक बात आइएगा राहुल जी, जो अभी देखने में आया था कि कई लोगों ने आरोप लगाए थे कि जो ये किसान आंदोलन है ना, ये पॉलिटिकल रूप धारण कर चुका है, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। क्या ये पॉलिटिकल था या किसान थे जो अपने दम पे, अपने बूते पे इस आंदोलन को शुरू किया और खत्म भी किया? देखिए नीरज जी, पॉलिटिक्स के बारे में तो जितना कम कहा जाए, कम बात की जाए, उतना बढ़िया होता है। किसान तो अपनी एक जेन्युइन रीजन लेके आए थे, और फिर हमारे यहाँ इस देश का दुर्भाग्य कुछ ऐसा है कि चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, किसान हो या ना हो, स्टूडेंट्स हो, जहाँ भी राजनीतिक दलों को लगता है कि वो राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं या अपना फायदा उठा सकते हैं, वो शामिल हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो उस माहौल को दूषित कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, और उस वजह से लोगों पे लांछन लगने लगते हैं, लोगों पे हाथ रखने लगते हैं। इसका प्रेजेंट सरकार, आज जो सरकार में है उनसे या जो प्रेजेंट ऑपोजिशन में, उनका कोई लेना देना नहीं है। एज रिजल्ट एज मैं आपको इसी दशक में या इसी पिछले 15-20 साल में 1989 में ले जाता हूँ।
सेम किसान आंदोलन हुआ था, बाबा महेंद्र सिंह टकैत की अगुवाई में हुआ था। उस टाइम पे बोट क्लब पे और ये जो हमारा ये परेड वगैरह एरिया है इंडिया गेट का, उस पर किसानों ने बैठ के मोर्चा जमाया था और काफ़ी दिन तक जमाया रखा था। उस टाइम राजीव गांधी की कांग्रेस की सरकार होती थी और वो 33 सूत्री उनकी कुछ मांगी थी उस टाइम के हिसाब से, और वो सरकार को मांगनी पड़ी थी। तो उस टाइम में जो पावर में थे वो आज ऑपोजिशन में है, और उस टाइम जो ऑपोजिशन प्रिंसिपल थी वो आज पावर में है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आंदोलन अपने हिसाब से होते रहते हैं। किसान अपनी जेन्युइन चीज़ के लिए आंदोलन करता है। रोज़ नहीं है कि किसान सड़क पे आके खड़ा होता है। 89 में आया था और 2020 में 21 में आया है। तो किसान को तो जब पीड़ा लगेगी, जब उसके पेट पे लात लगने लगेगी या उसको लगेगा कि मेरे पे संकट है, वो तभी आया। राजनीतिक दल अपनी कहानी करते रहते हैं। हमें आई थिंक उससे अलग हटके प्रॉब्लम को उसके जड़ में समझना पड़ेगा। यानी कि मतलब जड़ यही है कि किसान की समस्या थी और जो उन्होंने उसका बिल्कुल ठीक समाधान बात के लिए है। रोड पे आए किसान थे। अपनी समस्या के लिए आए थे और पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिटिक्स के लिए आए थे। जी। तो हम दोनों को अलग अलग चश्मे से देखना पड़ेगा। जैसे कि अभी किसान आंदोलन सरकार बोल रही है कि उनकी मंशा अच्छी थी, जो ये कानून लेके आए, लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने वापस ले लिया। तो वापसी के कई कारण बताए जा रहे हैं जो अभी करंट से तो वापसी का क्या रीजन रहा था वापसी का, कि सरकार को अपने जो कानून थे उसको वापस लेना पड़ा। नीरज भाई, ये ना मुझे लगता है कि इस पूरे मुद्दे का और माहौल का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। मतलब इस बात पे तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे कि किसान आंदोलन या किसान बिल क्यों लाया गया, लेकिन वापस क्यों लिया गया, इस पर बहुत सारी बायस्ड और अलग तरह की कमेंट्री चल रही है। मुझे लगता है कि यही आजकल सबसे सेंट्रल मुद्दा है। अगर हम इसको समझ लेंगे तो किसान आंदोलन क्यों शुरू हुआ या किसान या सरकार ये बिल क्यों लाई और क्यों वापस लिया, वो शायद हम उस तक पहुंच पाएंगे। जी। बहुत सारी चीजें, मैं आपको दो अलग अलग उदाहरणों से इसके बारे में बताना शुरू करता हूँ कि जी। हमने सबने देखा है कि प्राइवेटाइजेशन से, हालांकि लोगों की अप्रीहेंशंस भी हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन ने तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने ये फील किया है और इम्प्लीमेंट किया है कि जब हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देते हैं और किसी योजना में शामिल करते हैं तो रोजगार के मौके भी निकलते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आती है और सेक्टर ग्रोथ करता है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स पिछले 20, 30, 40 साल में ये कोशिश करती आई हैं कि हम कृषि क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को ले आएं, और बहुत सारी कमेटियां और नीति आयोग भी इस तरह के वाइट पेपर्स पे काम कर रहा था और निकाले पब्लिश भी किए हैं कि हमें प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करना है, लाना है। दूसरा ये था कि किसानी बढ़ती जा रही है, लोग पैदावार बढ़ती जा रही है, मंडियों में लोगों को दिक्कत हो रही है, हमने देखा है बहुत दिन तक लाइन लगती है। तो एक नीड पैदा हुई कि हमें ज़्यादा मंडियों को इंट्रोड्यूस करना है, हमें मंडियाँ और या खरीद के जो केंद्र हैं वो और बनाने हैं। तो वहां पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार की ये मंशा थी कि प्राइवेट मंडियां खोलना है, प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वाइट करना है। तो इस रास्ते से करते हैं कि प्राइवेट मंडियां बनवा देंगे, एपीएमसी के बाहर बेच लेंगे, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ये तो वो रीजन था जिस वजह से कि सरकार ने, मुझे लगता है कि ये 3 बिल इंट्रोड्यूस किए। अब इसको वापस क्यों लिया गया? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, किसान 1 साल से ज्यादा दिनों तक बैठे थे और बहुत अनफॉर्चुनेट था, बहुत सारे साथियों को शायद कुछ जान गंवानी पड़ी। 700 से ज्यादा किसान साथी थे जिनको जान गंवानी पड़ी इस नंबर आंदोलन की पे वजह से। या उस कमेंट्री पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वापस लेने का एक बड़ा रीजन और भी कुछ हो सकता है कि ये बिल्कुल फैक्ट है कि किसानों को और किसानी को साथ लिए बिना देश तरक्की नहीं कर सकता। ये हमने पिछले 50 साल के एग्जाम्पल में देखा है। सरकार इकोनॉमिक्स पे जाओ, सरकार के वादों पे जाओ या नॉर्मल माहौल पे, इंडस्ट्री पे जाओ, तो आज भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ना चाह रहा है। देश में आज कृषि का जो योगदान है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स का योगदान है, वो $400 बिलियन है पूरी दुनिया में, जो कि चाइना के बाद 2nd नंबर पे है। लेकिन एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए किसी भी इकोनॉमी को, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है कि 1 ट्रिलियन का कम से कम एक्सपोर्ट होना चाहिए। और हमारी इकोनॉमी में कृषि और कृषि के जो उत्पाद है उनका जो योगदान है वो 10% है। तो उसको उतना बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि किसान वापस काम पे लगे, पटरी पे आए और जैसे भी हो किसानी आगे बढ़े। तो किसानों को साथ रहना, किसानों को खुश रखना और किसानों को वापस खेती की तरफ लगाना इस बेकार के आंदोलन से, बेकार में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो टाइम खराब करने वाला था। हाँ, मतलब सही था, सरकार पहले उनकी मांग लेती तो ये तो 1 साल पहले खत्म हो जाता। तो ये कारण था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है और ये सब करना है, तो इसलिए जाना है। हमारी ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये बड़े दिनों से प्रॉमिस कर रही है कि हम 2021-22 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। नीरज भाई, बहुत छोटा सा स्टेट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आज भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगभग $1800 के करीब है सालाना। और अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है तो इसको $3600 सालाना करना पड़ेगा। बिल्कुल। वो करने के लिए जरूरी है कि सारे सेक्टर्स अपनी मदद करें, हाँ। एक्सपोर्ट्स बढ़े,
विदेशी मुद्रा आए, उसमें एग्रीकल्चर अपने आप में बहुत बड़ा योगदान देता है, क्योंकि आज 60% लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं, Exactly. 20% जीडीपी का कंट्रीब्यूटर है, 10% टोटल एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूटर है। तो सरकार ने ये योजना शुरू करने की कोशिश करी कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। अब वो कान पकड़ने वाली बात है, मैं यहाँ से पकड़ूं या यहाँ से पकड़ूं। किसान भी जानते हैं और इकोनॉमिक्स भी जानते हैं कि किसान की आय दुगनी तब होगी जब उसको बेटर पैदावार का बेटर भाव मिलेगा, इकोनॉमी में ज्यादा कैश आएगा। कैश कैसे आएगा? जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो सरकार बेसिकली किसानों की आय दुगना नहीं करना चाह रही है, पूरे देश की आय दुगना करना चाह रही है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाना चाह रही है, जिससे सारे काम अपने आप अचीव हो जाएंगे। बिल्कुल। सो नेट किसान आंदोलन इसलिए था कि किसानों को लगा कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा और सरकार शायद उसको ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाई। वापस भी इसीलिए लिया गया कि किसान एक बहुत इंपॉर्टेंट व्हील है इस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का, जिसके बिना ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। बाकी सब मिथ्या है, पॉलिटिकल बायस कमेंट्री है और कुछ नहीं। इसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती थी, लेकिन उनको जिस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां सरकार चूक गई थी और शायद अब सरकार इससे समझ गई। लेकिन आज का जो हमारा एपिसोड था किसान आंदोलन की बैकग्राउंड और उसके बारे में, आई थिंक वो हमने कवर कर लिया और हमारे साथियों को जरूर पसंद आया होगा। जी देखिए किसान साथियों, कहीं ना कहीं जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो यही थी कि किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, किसान की जरूरी थी, मतलब किसानी के लिए वो जरूरी भी था और मजबूरी भी थी उस वक्त, बिल्कुल। क्योंकि सरकार किसानों की बात को नहीं मान रही थी। तभी किसान सड़कों पे आए, एकत्रित हुए और कहीं ना कहीं उनकी संख्या को देखने के बाद सरकार, और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो ये आंदोलन चला ये बिल्कुल सत्याग्रह के ऊपर था, कि किसी भी किसान साथी ने कोई भी ऐसे गलत कदम नहीं उठाया जिससे कहीं ना कहीं इस आंदोलन को इफेक्ट पड़ता। तो हमारे किसान साथी थे, उन्होंने वो संयम बनाए रखा, उसके लिए हम उनको धन्यवाद जरूर देना चाहेंगे। और हम यही आशा करते हैं कि भविष्य में अब बहुत जल्द ये जो हमारे किसान साथी जो मैन पावर हमारी रोड के ऊपर बैठी हुई थी, वो मैन पावर अब हमारे देश की प्रगति को आगे ले जाने में अपनी हेल्प करेगी, उसमें योगदान देगी, क्योंकि किसान और कृषि क्षेत्र आज के वक्त में हमारे देश की अगर बात करें नींव, वो कृषि ही है जी। तो किसान साथियों, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। अगले एपिसोड में हम आपके साथ सेम समय प्रातः 10 बजे संडे को आपके साथ हाजिर होंगे, आपसे रूबरू होंगे। अगर आपको कोई भी कमेंट करना है, कुछ भी हमें इस बारे में बताना या फिर कोई विषय जिसके ऊपर आप चाहते हो कि उसके ऊपर डिस्कस किया जा सके, तो हम हमारे एक्सपर्ट के साथ उस पर बात करेंगे, तथ्यों के ऊपर और फैक्ट्स के ऊपर आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। इस प्रयास के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, हमें ही प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। और मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दूं, अगले रविवार सुबह 10 बजे हमारे चैनल पे अगली कहानी हम पेश करेंगे। ये कहानी है विदेश पलायन के बारे में। आज जो हमारा यूथ बार बार विदेश जाना चाह रहा है, खेती बाड़ी से या देश से बाहर जाना चाह रहा है, अगली कहानी हमारे यूथ पे है जो विदेश में जाके सेटल होना चाह रहा है। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे।